नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जो कि होगा 2 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन जो है मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक फलन दिया हुआ है जिसको अगर a-1/2 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि a-1/2 को 0 के बराबर रख देते हैं, तो a इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है। और इसको a के 1/2 को सब जगह रख देते हैं, तो 4 गुना 1/2 का क्यूब माइनस 12 गुना 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 गुना 1/2 और माइनस 3। 4 गुना 1/8 हो जाएगा, माइनस 12 गुना 1/4 हो जाएगा, प्लस 14 गुना 1/2 है तो ये कट के 7 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये कटेगा 4 दूनी 8, ये कटेगा 4 तिया 12, 1/2 यहाँ पे बचेगा, -3 प्लस 7 माइनस 3। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 होगा, -6 प्लस 14 माइनस 6 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 6 6 12, 15 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12/2, यानी कि 3/2 आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 26 और 39 को विभाजित करती है तो 1, 2 और 3 से फल देती है। ऑप्शन से करेंगे तो सबसे बड़ा 12 को उठाते हैं। 12 से अगर 13 को डिवाइड करेंगे तो 1 से फल आएगा, 12 से अगर 26 को डिवाइड करेंगे तो 2 से फल आएगा, और 12 से अगर 39 को डिवाइड करेंगे तो 3 से फल आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एक्स और वाई का एलसीएम इतना है तथा एचसीएफ 27 है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हो जाएगा 2079 गुना 27 इज इक्वल टू, पहला नंबर 189 दिया है और y का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 2079 इंटू 27 बाई 189। 9 से ये जाएगा 9 तिया 27, 9 से ये जाएगा 9 दूनी 18, 9 कम, ये जाएगा 7 टाइम्स में, 7 से ये जाएगा 7 दूनी 14, ये 7, 963, 4 9 7 49, यानी कि 297 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का योग शून्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमेशा उन संख्याओं के घनों के योगफल के बराबर होगा। चलिए, 3 संख्याओं का योग शून्य होगा तो मान लेते हैं कि एक संख्या 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा माइनस का 3 है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो योग 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उन संख्याओं के घनों के योगफल के बराबर क्या होगा। तो घन कर लेते हैं, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, और 3 का घन जो होता है वो माइनस का 27 होता है। ठीक है, तो ये जो योगफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 27, यानी कि माइनस का 18। ठीक है, तो ये माइनस का 18 आएगा। तो कह रहा है कि ऑप्शन चेक करते हैं, पहला एक नहीं है, 3 संख्याओं के गुणनफल का 3 गुना, तो इनका गुणनफल कितना होगा, 1 गुना 2 गुना माइनस का 3, यानी कि माइनस का 6 होगा, और माइनस का 6 का कितना गुना माइनस का 18 है, 3 गुना है, यानी कि ये तिगुना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि यदि 1 में 36.18 का वैल्यू है, अगर 0.276, तो 1 में 0.000368 का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, दोनों जगह डिजिट सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, यानी कि आंसर में 276.0 ये आएगा।
0.276। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, तो अगर हम ऊपर वाले में से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। नीचे वाले में अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 1 2 1 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि देखते हैं कि ये 100 का कितना गुना है। तो ये 100 का गुना है 3। अगर हम 2 जीरो हटा दें जो कि 100 का है, तो 1 2 3 4 5 6, 100 का 1 लाख गुना है, तो इसमें भी हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक पे 1 2 3 4 जीरो आएगा। 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, बचेगा 276 × 10 यानी कि 276 जीरो 2760 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक धनराशि जो है वो 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है और परिपक्वता पर 175 हो जाती है। 5% प्रतिवर्ष 8% के लिए हो जाएगा 40% टोटल ब्याज हो जाएगा, यानी टोटल मूलधन 140% हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। और ये दिया है 175, तो राशि यानी कि 100% पूछ रहा है, तो 175 बटा में 140 गुना 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसल आउट, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, 5 से आ जाएगा 125 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12 व्यक्ति 12 झाड़ुओं से 4 दिन में फर्श साफ कर सकते हैं। 12 व्यक्ति 12 झाड़ू से फर्श को 4 दिन में साफ कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 8 झाड़ू से फर्श को कितने दिन में साफ करेंगे। तो ये 8 को इधर लेके आएंगे, तो 12 गुना 4 बटा में 8 गुना 8 इज इक्वल टू एक्स। ये कटेगा 4 3 12, ये कटेगा 4 दूनी 8, ये कटेगा 4 3 12, ये कटेगा 4 दूनी 8, और ये कटेगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो बच जाएगा एक्स इज इक्वल टू 9 3। अगला है प्रश्न 18 कह रहा है कि एक कोण का मान उसके संपूरक कोण का आधा है। संपूरक कोण का मतलब है दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो अब कह रहा है कि संपूरक कोण का आधा है। तो मान लीजिए कि कोई कोण अगर एक्स है, पहला कोण अगर एक्स है तो दूसरा कोण 180 डिग्री माइनस एक्स होगा। तो एक्स का संपूरक कोण 180 माइनस एक्स होगा। तो एक्स जो है वो अपने संपूरक कोण यानी कि 180 माइनस एक्स का आधा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये दो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, यानी कि 3x इज इक्वल टू 180, यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा का मान क्या है। तो क्या करेंगे कि cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3 को क्यूब कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आएगा cos क्यू थीटा ए क्यूब प्लस sec क्यू थीटा बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा इंटू ए प्लस बी, यानी कि cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू, अगर √3 को 3 टाइम्स पावर करेंगे तो ये आएगा, क्यूब करेंगे तो आएगा 3√3। तो ये हो गया, ये cos थीटा और sec थीटा, तो यहाँ पे बचेगा cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा प्लस 3 इंटू cos थीटा और sec थीटा को 1 बटा में cos थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा में cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, और cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू यहाँ पे √3 दिया है, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 3√3, और उस साइड भी है 3√3। तो cos क्यू थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू होगा 3√3 माइनस 3√3, यानी कि 0 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इतना 2 का पावर 3, कह रहा है कि 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4
गुना 7 का पावर 2 कि कितने गुणनखंड जो 50 से विभाज्य होंगे लेकिन 100 से नहीं। अच्छा, 50 से विभाज्य होने के लिए अगर हम 50 का फैक्टर करते हैं तो आता है 5 का स्क्वायर गुना 2 का पावर 1, यानी कि मिनिमम 2 का पावर 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 5 का स्क्वायर होना चाहिए। और 100 का फैक्टर होने के लिए 5 का स्क्वायर और 2 का पावर 2 होना चाहिए। तो कह रहा है कि 50 से तो विभाज्य है, यानी कि 2 का पावर 1 तो आना चाहिए, लेकिन 100 से नहीं, यानी कि 2 का पावर 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं 5 का स्क्वायर गुना 2 का पावर 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बचेगा 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 2 बचेगा, गुना यहाँ पे 3 का पावर 3 बच गया, गुना 5 का पावर 2 यहाँ पे लिए हैं तो यहाँ पे 5 का पावर 2 बच गया, गुना 7 का पावर 2। अब हम 2 का पावर 2 को नहीं लेंगे, इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो ये बचा 5 का स्क्वायर गुना 2 का पावर 1 गुना 3 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? तो ये पहले वाले को छोड़ के, जो आपका 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर गुना 2 का पावर 1 है, इसको छोड़ के इनके पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 + 1 गुना 2 + 1 गुना 2 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 3, यानी कि चाहते हैं 12 या 36 ऐसे फैक्टर होंगे जो 50 से विभाज्य होंगे लेकिन 100 से नहीं होंगे। अगला है प्रश्न 11। कह रहा है किसी आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है, तो समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी? अच्छा, लंबाई का रेशियो 170 बटा में 100 हो जाता है। आयत का जो लंबाई का रेशियो है वही लंबाई का रेशियो चौड़ाई के रेशियो के बराबर होता है। लंबाई 1, लंबाई 2, चौड़ाई 1, चौड़ाई 2। वही क्षेत्रफल का भी रेशियो होता है, क्षेत्रफल 1 बटा में क्षेत्रफल 2। तो क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा 17 बटा में 10, चौड़ाई का रेशियो भी 17 बटा में 10 हो जाएगा। तो अब 17 बटा में 10 जो चौड़ाई होगा इसको कम करना पड़ेगा, तो ये 7 कम करना पड़ेगा 17 में। तो चौड़ाई का रेशियो हमको 7 बटा में 17 कम करना पड़ेगा। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आएगा 700 बटा में 17, यानी कि 17 चौका 68, 2 जीरो 17 एकम 17, 41% अप्रॉक्स, यानी ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि 3 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 है। ए बी सी का रेशियो 2:3:4 है। समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो समय कुछ भी मान लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम मान लेते हैं। समय समय नहीं, दूरी, दूरी 12 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा इसको 6 आर को 12/3 4, और इसको 12/4 यानी 3। जो टाइम का रेशियो होगा वो होगा 6:4:3, यानी ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि एक आदमी ने 4,000 में प्रत्येक में दो वस्तुएं बेची। एक पर 15% का लाभ हुआ, दूसरे पर 15% की हानि हुई। निकटतम पूर्णांक में कुल लाभ या हानि क्या है? अच्छा, 4,000 में पहला व्यक्ति वस्तु बेचा तो उस पर 15% का लाभ हुआ, यानी कि 115% इज इक्वल टू 4,000 है, तो 100% इज इक्वल टू क्या होगा? 4,000 बटा में 115 गुना 100। 23 पच्चे 115, 20 पच्चे 100, 23 पच्चे 115, 20 पच्चे 100। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80,000 बटा में 23, जो कि भाग देंगे तो क्या आएगा? 23 दिया 69, बचेगा 1 1, 11 0। ये अगला आ जाएगा आपका 23 पचे 115, 5 नहीं 4 आएगा। ये आएगा 4। ठीक है, 23 पचे 115, 23 4 23 दूनी 46, 4 92, 92 बटेगा
यहाँ पे आपका 18 180 बचेगा। 180 जब बचेगा तो 23 से फिर किससे भाग देंगे? 23 से आप कर दीजिए 7 से। तो 180 बचा था, 23 सतह 7 तेरी कह के इसलिए करी दो, 7 दूनी 14 दो 16, 190 बचेगा। अब 100 जब 90 बचेगा तो ये 8 से चला जाएगा, तो अप्रॉक्स 3478 पॉइंट समथिंग रुपीज इसका खरीद है। ठीक है, कॉस्ट है। दूसरा, अगर 4000 को बेचते हैं और उसमें 15% का लॉस होता है, यानी कि 85% इज इक्वल टू 4000 है। 85% इज इक्वल टू 4000 है, तो 100% कितना होगा? 4000 बटा में 85 गुना 100, ये हो जाएगा 17 पचे 85, ये हो जाएगा 20 पचे 100, यानी 8000 80,000 बटा में 17, ये हो जाएगा 17 चौका 68, 1 2 12, 120, 120 आएगा, तो अप्रोक्स जाएगा 7 से। ठीक है, 7 से 49 4, 119, तो एक और जीरो बचेगा। 4 से फिर जीरो उतार लेते हैं तो 100 हो जाएगा, 17 पच्चे 95, 5 हो जाएगा, तो ये लगभग हो गया 4705 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा हमको? टोटल कॉस्ट हमको पड़ा 4705 और 3470, ये पड़ा 8 पक 13 3 4 1 7 1 8, 7 4 11 की 1 अस्सी लेख, 4 3 7 1 8, हमको टोटल कॉस्ट पड़ा 8183 लगभग। और बिका कितना में? 8000 में। तो कुल हानि कितनी हुई? 183 रुपये लगभग, जो कि ऑप्शन में है 184 रुपये की हानि। अगला है 120 के कितने भाजक है। तो सबसे पहले 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 2 से होगा, 2 का पावर 2 4, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, यानी 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ। तो टोटल जो फैक्टर निकालना है तो पावर में 1 जोड़ते हुए गुना करेंगे, यानी कि 3 का प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला है 15 नंबर, कह रहा है कि दी गई तालिका के लिए दिए गए वर्षों में से वस्तु का प्रति केजी अधिकतम मूल्य क्या है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पर केजी किसका है, किस वर्षों में है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मूल्य है क्या, मैक्सिमम प्राइस पूछा है। तो 1993 में 230 रुपया में 110 केजी मिलता था, तो ये हो गया लगभग 11 दूनी 22, 2.09 रुपीज पर केजी। दूसरा है 1994, ये होता है 210 रुपया में 95 केजी मिलता है, तो ये 3 से नहीं जाएगा, ये हो गया 210 बटा में 95, ये 5 से जाएगा, पंचों का 20, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा आपका 19 पचे 95, ये आ जाएगा 19 दूनी 38, 2.21 रुपीज के जी। अगला है 1995, 1995 है 340 रुपया 125 के जी, ये हो जाएगा 125 दूनी 250 या 375, यानी कि ये भी 2 से कुछ कम होगा।
अगला है 1996 जो कि है 430 बटा में 130, 13 39, ये 3 रुपए से ज्यादा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। अगला है 16, कह रहा है कि 324 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के एक घन को घनाभ में डाला जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3x 2x और 2x है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 324 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि सेम क्षेत्रफल है, आयतन जो है, सॉरी, सेम आयतन में है। तो लंबाई ज्ञात करना है, तो ये गुना करेंगे, 3×2 = 12, 12x³ इज इक्वल टू 324 दिया है, फिर x³ इज इक्वल टू 324 बटा में 12, 12×2 = 24, 12×7 = 84, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो कह रहा है कि लंबाई, लंबाई जो है वो ये है 3, 3x लंबाई है, यानी कि 3×3 जो कि है 9, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि 7/9 माइनस 11/12 प्लस 13/16 माइनस 1/8 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 72, 72 16 से नहीं कटेगा तो होगा 144। अच्छा, 144 में 9 से भाग देंगे तो आएगा आपका 144, तो 9 एकम 9, 7×16 = 44 माइनस 11×12 प्लस ये होगा 13×9 माइनस 1×18, ठीक है, 1×18 होगा। तो ये अगर 16 से 7, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 112, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 132 प्लस 13 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा, माइनस का 18 बटा में 144। अच्छा, 112 में 117 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 229, माइनस अगर 132 में से 18 जोड़ेंगे तो आएगा 150 बटा में 144, ये आ जाएगा आपका 79/144, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि यदि 20% स्पिरिट वाले 50 लीटर में 10 लीटर पानी मिलाया जाए, परिणामी मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, 20% स्पिरिट है, तो मतलब स्टार्टिंग में स्पिरिट कितना है, तो स्टार्टिंग में जो स्पिरिट है वो 50 का 20/100, यानी कि 10 लीटर है, ठीक है। अब इसमें 10 लीटर पानी और मिलाया गया तो मिक्सचर टोटल कितना हो गया, मिक्सचर हो गया आपका 60 लीटर। इस 60 लीटर में 10 लीटर स्पिरिट है, तो परसेंटेज में कितना होगा, 10/60 गुना 100, ये कट जाएगा 100/6, यानी कि 16×6 = 96, 16/2/3%। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कटोरे में 9 नीली गेंदें, 7 सफेद गेंदें और 5 काली गेंदें हैं। यदि 2 गेंदों को एक बार में एक साथ निकाला जाता है तो ठीक एक गेंद सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, टोटल गेंदें कितनी हैं, टोटल बॉल्स आपकी हैं 21। इन 21 बॉल में से 2 बॉल चुनने का क्या तरीका होगा, तो 21C2, यानी कि 21 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 90 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 20 10 टाइम्स में कट जाएगा, ये आ जाएगा 210, यानी कि 21 बॉल में से 2 बॉल चुन सकते हैं हम 210 तरीके से। अच्छा, 7 व्हाइट बॉल में से एक व्हाइट बॉल चुनने का तरीका क्या होगा, क्योंकि एक सफेद गेंद पूछ रहा है, तो ये होगा 7 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 7 गेंदों में से
एक व्हाइट गेंद चुनने का टोटल तरीका हमारे पास 7 आ गया। अच्छा, एक ऐसा गेंद जो नॉन व्हाइट हो, तो नॉन व्हाइट गेंद नॉन व्हाइट बॉल्स में से सिलेक्ट होगा, यानी कि 9 नीली और 5 काली, यानी कि टोटल 14 बॉल्स हैं। ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल, 14 गुना 13 कर लेते हैं फैक्टोरियल, बटा में 1 गुना 13 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, यानी कि 14 तरीके से नॉन व्हाइट बॉल को चुन सकते हैं। अच्छा, व्हाइट बॉल और नॉन व्हाइट बॉल चुनने के कुल तरीके, तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी कि 14 गुना 7, ये हो जाएगा टोटल 14×7 98। अब कह रहा है कि ठीक एक गेंद सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ठीक एक गेंद सफेद होने की जो प्रायिकता होगी, वो व्हाइट बॉल और नॉन व्हाइट बॉल को चुनने के तरीके यानी कि 98 और बटा में टोटल बॉल चुनने के तरीके यानी कि 210। 98 और 210 जो कि हो जाएगा आपका, कटेगा कितना से, सबसे पहले 4 से काट लेते हैं, 49, नहीं 49 बाय, अच्छा 7 से काट लेंगे ना, 7 × 7, 7×2 = 28, 14 बटा में आ जाएगा आपका 7×3 = 30, यानी कि ये आ जाएगा 7/15, ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक ट्रेन सेवा 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो मूल गति 4/5 हो जाती है, जिसके कारण 45 मिनट की देरी हुई। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो 36 मिनट की देरी होती। अच्छा, अगर 18 किलोमीटर ट्रेन और चल लेती तो कुल समय कितना बचता? कुल समय हमारा 9 मिनट बचता। 9 मिनट समय हमारा बचता, ठीक है। क्यों? कि पहले 45 मिनट की देरी हो रही थी, लेकिन जब अगर आधा 18 किलोमीटर आगे दुर्घटना होता है तो 36 मिनट की देरी चलती है। तो ये कुल समय कब बचा? 18 किलोमीटर में। तो हम डिस्टेंस 18 किलोमीटर रखते हैं, 18 बटा में स्पीड जो 4/5 हो गया है, उसमें से अगर 18 किलोमीटर तक जो इस स्पीड से चला है उसको अगर हम घटा देते हैं तो 9 मिनट का, यानी कि 9/60 आवर्स का समय बचता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 90/4s माइनस 18/s, 4s को एलसीएम लेंगे तो ये घटा लेते हैं, 45×2 = 90, ये 2s, 2s अब एलसीएम लेंगे, 45 माइनस 8×2 = 16 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/18×36 होता है ना, 18×36, 8×16 नहीं, 18×16, तो 9/60, ये आपका हो जाएगा। तो ये 9/2s = 9/60, तो ये 9×60 = 9×2s, स्पीड हो जाएगा 9×60/9×2, ये कट जाएगा, आ जाएगा 30। तो स्पीड जो आएगा हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, मूल गति है। नई गति पूछ देता तो 4/5 × 36, ये हो जाता है इसका नई गति, न्यू स्पीड, दुर्घटना के बाद। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि इतना में 3 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान लिखने के लिए 3 के बाद 0 बिठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 × 10⁻8, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान क्या है। क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो 10 × 4/2 + 5 - 3,
ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 20 प्लस 5 माइनस 3 यानी कि ये हो जाएगा टोटल 22 आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22-23। कह रहा है कि एक्स उतनी ही तेजी से काम कर सकता है जितना तेजी से वाई और जेड काम कर सकते हैं, यानी कि एक्स की इफिशियंसी अगर 1 है तो वाई और जेड की इफिशियंसी भी 1 होगी। कह रहा है कि एक्स और वाई मिलकर जेड से 3 गुना तेजी से काम कर सकते हैं। अगर, चलिए छोड़ देते हैं इसको। यदि तीनों मिलकर काम को 15 दिनों में पूरा करें, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की इफिशियंसी जो कि 2 है, वो 15 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, यानी कि टोटल काम कितना होगा, 2 गुना 15 यानी कि 30 काम होगा टोटल। ठीक है। अब कह रहा है कि जेड अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा यदि यदि एक्स और वाई जो है जेड से 3 गुना तेजी से काम पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक्स और वाई की जो इफिशियंसी है वो 3 है और जेड की इफिशियंसी जो है 1 होगा। तो 4 इफिशियंसी का वैल्यू 2 है, तो एक इफिशियंसी का वैल्यू 1/2 होगा, और ये 1/2 होगा तो एक्स और वाई का एफिशिएंसी 3/2 हो जाएगा और जेड का एफिशिएंसी 1/2 हो जाएगा। तो जेड का जो एफिशिएंसी 1/2 है, ये 3 काम पूरा करने के लिए लेगा 1/2 यानी कि 60। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि 200 मीटर ऊंचे एक वॉच टावर से एक वॉच टावर है जो कि 200 मीटर ऊंचा है। कह रहा है कि आधार से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा में दो चट्टानों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहां से ले लेते हैं, एक का 45 डिग्री है और दूसरे का यहां से लेते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 60 डिग्री। अच्छा, अगर इसका 45 है, यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे भी होगा 45। अच्छा, 45 के सामने क्या होता है, 1 होता है, तो इस वाले 45 के सामने भी 1 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है चट्टाने एक ही तरफ हो तो चट्टानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर पहला चट्टान यहाँ है, दूसरा चट्टान यहाँ है और हमको इस बीच की दूरी ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तो पता चल गया है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, ये जो 30 है, 30 के सामने भी 1 है और 60 के सामने होता है √3। ये पूरे की बात हो रही है, पूरा डिस्टेंस जो है वो √3 यूनिट होगा। अच्छा, 1 यूनिट बराबर यहाँ पे भी 200 है, तो 1 यूनिट जब 200 है तो टोटल 200, ये यूनिट कितना हो जाएगा, 200 √3। कह रहा है कि अब डिस्टेंस बताइए। अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो अगर डिस्टेंस बीसी हमको निकालना है तो एसी में से ए बी को माइनस कर देंगे तो बीसी आ जाएगा। तो बीसी जो है, ए बी कितना आया, एसी कितना आया है, एसी आया है 200 √3 और इसमें से माइनस करना है 200 को, तो ये आएगा 200 इंटू √3 माइनस 1, जो कि ऑप्शन नहीं दिया है, ये होना चाहिए। ये होगा आपका √3 - 1। √3 - 1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक वृत्त में लंबाई x और y की दो जीवाएं, एक वृत्त है
ठीक है, जिसमें एक्स और वाई की दो जीवाएं हैं। जीवा एक्स, जीवा एक्स मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, ये एक्स है जीवा, और दूसरा जीवा हमारा वाई है, जो कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। कह रहा है कि ये दोनों सेंटर पे कोण बनाती हैं, ये सेंटर हो जाएगा। जो वाई जीवा है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जो एक्स जीवा है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये जो साइड है वो, जो सर्कल है उसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। अच्छा, ये अगर 60 डिग्री का है तो इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे, क्योंकि दो कोण तो रेडियस रेडियस का 60 का होगा इक्वल। ठीक है, तो तीनों 60 के होंगे, तो साइड भी क्या होगा, एक्स और एक्स होगा। अगर ये साइड एक्स है तो ये वाला साइड भी एक्स और एक्स होगा, और ये दोनों साइड जब एक्स है तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, √2 एक्स। क्यों, क्योंकि अगर एक साइड 90 डिग्री का है और ये दोनों जो है वो अगर सर्कल के रेडियस है, तो फिर ये और ये अगर सर्कल के रेडियस है तो ये जो है ये एंगल 45 का हो जाएगा, और ये एंगल 45 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होंगे। तो इसका जो ये रूट निकल जाएगा, वाई जो निकल जाएगा वो कितना आ जाएगा, √2x, क्योंकि ऑप्शन ए में है। √2x कैसे आएगा, पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x², ये बच जाएगा अंदर में √2 और x बाहर आ जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि इसका मान क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 12 में 8×13 -1, 12, ये कट के आ जाएगा 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि √75 और √147 का वैल्यू क्या होगा। √75 जो है तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं √25×3, यानी कि 5√3 प्लस √147 को क्या लिख सकते हैं, 11, इसको लिख सकते हैं 3×49। तो ये बाहर आ जाएगा 5√3 प्लस 7√3, 7×5 = 12√3, आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि 18 कुशल श्रमिक एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 कुशल श्रमिक एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 24 अर्ध कुशल श्रमिक उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 12 कुशल श्रमिक काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसमें से 3 जो हैं वो चले जाते हैं। 3 कुशल श्रमिक जो हैं वो चले जाते हैं। तो कह रहा है कि उन 3 कुशल श्रमिकों की जगह कितनी अर्ध कुशल श्रमिक आएंगे। चलिए, तो काम कितना है, 18 है। 12 ट्रेंड जो है काम को इस पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 24 सेमी ट्रेंड जो श्रमिक होंगे वो कर सकते हैं 15 दिन में। तो रेशियो निकल जाएगा ट्रेंड से सेमी ट्रेंड का। सेमी ट्रेंड 24×15/18 17, 18, 24, 4 तियाई 12, 5 तियाई 15, 4 से 4 कटेगा। ट्रेंड से सेमी ट्रेंड का रेशियो आ जाएगा आपका 5:3, यानी कि अगर 3 ट्रेंड व्यक्ति जाएंगे तो उसके जगह पे 5 जो है सेमी ट्रेंड व्यक्ति को लाना पड़ेगा। अच्छा, पूछा क्या है, पूछा भी यही है कि यदि 3 व्यक्ति चले जाते हैं तो उनके जगह पे कितने अर्धकुशल श्रमिक को लाना पड़ेगा। तो आंसर होगा इनके इक्वल में आते हैं 5। अगला क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि 2 बाइकों की लागत मूल्य का योग जो है, 2 बाइक है, इसके लागत मूल्य का योग 1 लाख रुपए है। एक बाइक को 20% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 20% हानि पे। एक बाइक को 20% लाभ, दूसरे को 20% हानि, टोटल हानि होगा माइनस का 4% का। कैसे,
सक्सेसिव से निकालेंगे। 20 - 20 गुना 20/100। ये तो 0 हो जाएगा। 0 - 4 यानी कि माइनस का 4% का लॉस होगा। ठीक है, रेशियो लगा देते हैं। 20 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 24। 20 माइनस माइनस 4 24 आ जाएगा, और -20 + 4 आ जाएगा 16। ठीक है, माइनस का 16, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तेरी का 24। तो पहली बाइक का लागत मूल्य जो कि प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो 3 दू 5, 5 का लागत मूल्य जो है 1000 है। 5 का लागत मूल्य कितना है? 1,00,000 है। तो 2 का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 40,000 आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, कह रहा है कि दिया गया बार ग्राफ विभिन्न ब्रांडों के PSL, ई और एच के एयर कंडीशनर की कुल संख्या हजारों में दर्शाता है। कह रहा है कि एक आपूर्तिकर्ता द्वारा 2018 और 2019 में बेचे गए थे। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है कि ब्रांडों के निम्नलिखित में से किस जोड़े के लिए 2018 और 2019 में एक साथ बेचे गए एसी की कुल संख्या बराबर है? पहला ब्रांड है ई और एच। ई ने 2018 में बेचे थे कितने? 36, और 2019 में बेचे थे 34। टोटल ये बेच दिया 2018 और 19 में मिलाकर 70,000। एच कितना बेचा है? एच बेचा है 34, 34 दूनी 68,000। तो ई और एच इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है एस और एच। एस जो है 28, 30, 38, और एच जो है 68, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा है पी और एस। पी जो है आपका 55 है, और एस जो है 58 है, तो पी और एस भी नहीं होगा। तो बच गया एच और एल। एच जो है बेचा 68 को, और एल जो है बेचा 68 को, यानी यही दोनों इक्वल है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि दिया गया रेखा ग्राफ एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा ये के संख्या को दर्शाता है। प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है, किस विषय की पुस्तकों की बिक्री 2017 और 18 के बीच सबसे अधिक की थी? अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये 2000 ब्लू वाला जो है 2017 का है, और रेड वाला, ऑरेंज वाला जो है 2018 का है। तो एस का तो बढ़ा है विज्ञान का, ड्राइंग का भी बढ़ा है 2017 से 2018 में। इसके बाद जो आपका हिंदी है उसका घटा है, 30 से घट के 25 हो गया है, यानी कि 5 का कमी हुआ है 30 पे गुना 100। तो ये हो जाएगा 50/3, यानी कि 16.33% की कमी हुई है। अगला, यहाँ पे 2017 में 26 था, 2018 में 36 हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे देखिए, 2017 में 32 था, और 2018 में 20 हो गया, यानी कि 12 की कमी हो गई। कितना पे? 32 पे। ठीक है, 8 चौका 32, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये हो जाएगा 75/2% की कमी, जो कि 16.33 से अधिक है। तो ये जो है इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक में सबसे अधिक गिरावट आई है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि दी गई तालिका 5 अलग अलग राज्यों से यूपीएससी परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पहला है, यूपीएससी परीक्षा में 2016 और 17 में एपी से प्रेजेंट होने वाला है। 2016 और 17 में आंध्र प्रदेश से प्रेजेंट होने वाले टोटल स्टूडेंट है 660, और कुल संख्या 2016 और 17 में ही यूपी से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात, यूपी से कुल छात्र आ गया 950, रेशियो जो है 66/95 आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि दिया गया बार ग्राफ 3 शाखाओं ए बी और सी द्वारा, कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है
कि दी गई अवधि में किस शाखा ने XYZ ऑटोमोबाइल के उत्पादन में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि की है। अच्छा, ये 40 है स्टार्टिंग में 2012 में, लास्ट में 50 हुआ, कोई ज़्यादा नहीं है। ये 50 है, लास्ट में 60 हुआ, इसमें भी ज़्यादा वृद्धि नहीं है। ये 30 था, बढ़ के हो गया 55। 25 का वृद्धि कर लिया है 30 पे गुना 100, ये हो जाएगा 250 बटा में 3, यानी 8 तिरी का 24, तितरी का 9, यानी शाखा बी में जो है वो 80% से अधिक का वृद्धि हुआ है। अगला सेक्शन जो होगा हमारा रीजनिंग का होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। तय करें कि प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क मजबूत है। प्रश्न क्या है, कह रहा है कि क्या बोर्डिंग स्कूल बच्चों के लिए फायदेमंद है। पहला कह रहा है हाँ, बोर्डिंग स्कूल बच्चों को उनको घरों से अलग करता है जो फायदेमंद है। घरों से अलग करना फायदेमंद नहीं होता है, पहला गलत। दूसरा है नहीं, लंबे समय तक माता पिता से अलग रहने से बच्चों के रिश्ते को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बच्चे चिंतित या अकेला महसूस कर सकते हैं। दूसरा सही है, तो केवल निष्कर्ष दो, केवल तर्क दो मजबूत करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो दिया है पैटर्न, देखिए अगर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 45, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 45, यानी कि लास्ट का 2 मल्टीप्लाई और बीच का 2 मल्टीप्लाई करके इक्वल आ रहा है। जैसे ये 12 दूनी 24 और ये 6 चौका 24, तो यहाँ पे आएगा 9 चौका 36, जो कि 18 दूनी 36 होता है, यानी कि वाट की जगह पे क्या आएगा, आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले वेन आरेख का चयन करें। कह रहा है नदियां, तो नदियां के अंदर गंगा होगा और जल निकाय के अंदर नदियां होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। पहला, कुछ अंडे प्याज हैं, सभी प्याज नीले हैं, रिलेशन बन रहा है। ठीक है, रिलेशन बन रहा है। पहला क्या दिया है, पहला दिया है सभी अंडे नीले हैं, अंडा यहाँ पे है तो, और नीला यहाँ पे है, तो यहाँ पे अंडा को 100 चाहिए जो कि 100 नहीं है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है सभी प्याज अंडे हैं, प्याज कहाँ पे है, जो अंडा के नजदीक में प्याज है वो है ये वाला। ठीक है, तो प्याज के पास यहाँ 50 है, यहाँ 100 चाहिए, तो दूसरा भी गलत है। न तो निष्कर्ष एक होगा, ना ही निष्कर्ष दो सही होगा। अगला है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अच्छा, 17 और 13 कितना होता है 30, 25 और 15 कितना होता है 40, जोड़ेंगे सबको तो आता है 70। यहाँ पे देखते हैं सबको जोड़ के 13 26 39, 39 21 60, 60 और 10 70, जोड़ के यहाँ पे भी 70 आ रहा है, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 70 आ रहा है, तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो 70 आएगा, तो 32 18 50, 50 10 60, 32 और 18 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, यानी कि सी वाट के स्थान पे क्या आएगा 10। अगला है 39। कह रहा है दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्याओं का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 5 लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, फिर दोनों को जोड़ के लिखा हुआ है। यह 12 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो 12 लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ के लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये 11 होगा।
9 होगा और 11 और 20, 11, 9 और 20 होगा। ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि वॉल्टर हाइजेनबर्ग का जुड़वा भाई है। वॉल्टर जो है भाई है हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग ईवा का भाई है। हाइजेनबर्ग जो है ईवा का भाई है। न्यूटन ईवा का पिता और स्काइलर का भाई है। ईवा का पिता न्यूटन है और भाई है स्काइलर का। स्काइलर, अच्छा, भाई है स्काइलर का। स्काइलर दो बच्चों की माँ है और दो भतीजे और तीन भतीजियां हैं। चलिए, कह रहा है कि स्काइलर वॉल्टर की माँ से किस प्रकार संबंधित होगी। वॉल्टर पिता, इसकी एक कोई माँ होगी, तो माँ के पति की बहन है स्काइलर, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला, दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ 8 और 6 को आपस में जोड़ के अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 814, नीचे वाला नंबर आता है। 6 और 2 को आपस में जोड़ के 2 से भाग देंगे, नीचे वाला नंबर आएगा। इसी तरह लास्ट में जोड़ के 2 से भाग देने पर नीचे वाला नंबर यानी कि 6 आना चाहिए। तो क्या होगा, दोनों का जोड़ होगा 12, तो वाट की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, 4। अगला है, कह रहा है कि ALPINISM को 79 लिखा जा रहा है। तो ए का कोड क्या होता है, 1। एल का कोड क्या होता है, 12। बी का कोड क्या होता है, 2। आई का कोड क्या होता है, 9। इनका कोड होता है 14। आई का कोड होता है 9। एस का कोड होता है 19 और एम का कोड होता है 13। अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं, 1, 12, 1, 13, 13, 2, 15, 15, 9, 24, 24, 14, 38, 38, 9, 47, 47, 13, 60, 60 और 19, 79। तो इसी तरह लिखना है न्यूरॉन को, NEURON। इसको क्या लिखेंगे, तो N का 14, E का 5, T का 21, R का RST 18, O का 15, N का 14। जोड़ेंगे तो 14, 5, 19, 19 और 21, 14, 5, 19, 19 और 21, 40, 40 और 18, 58, 58 और 15, 60, 10, 70, 73, 73 और 14, 87। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। कह रहा है कि कौन सा तर्क मजबूत है। चलिए, तो प्रश्न क्या है, क्या माता पिता को अपने बच्चों के लिए युद्ध प्रकार का वीडियो गेम खरीदने चाहिए। पहला, हाँ, ऐसे खेल बच्चों में रणनीति और योजना कौशल को विकसित करने में उपयोगी होते हैं। दूसरा, नहीं, युद्ध प्रकार के खिलौने बच्चों को अच्छे मानवीय मूल्य नहीं सिखा पाते हैं। ये होगा, दोनों तर्क मजबूत हैं। ऐसे खेल बच्चों में रणनीतिक और योजना कौशल विकसित करने में उपयोगी साबित होंगे और मानवीय मूल्य नहीं भी सिखाते हैं, यानी कि दोनों तर्क इस कथन को मजबूत करता है। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। चलिए देखिए, अगर 16 और 14 को जोड़ते हैं आपस में तो 30 आएगा, और 17 और 13 को भी आपस में जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 30 आएगा। इसी तरह 12 और 9 को 21 आएगा, और 17 और 4 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो इसी तरह 37 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49। तो 29 और कितना जोड़ेंगे कि 49 आएगा, 20, यानी कि ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि 5 लड़कियां प्रिया, उषा, रिया, श्रेया और टीना ने एक उपन्यास लिखा। जिसने सबसे पहले लिखा, 1, 2, 3, 4, 5 लड़कियां हैं, इसी क्रम में उपन्यास लिखती हैं। तो जिसने सबसे पहले लिखा उसने उसको रिया को दिया, ठीक है। जिसने अंत में लिखा उसने प्रिया से लिया। अंत में लिखने वाला
प्रिया से लेते हैं। टीना पहली या आखिरी नहीं थी, तो पहली और आखिरी टीना नहीं होगी, तो टीना यहाँ पे होगी। उषा और प्रिया के बीच दो लेखिकाएं थी, तो प्रिया 4 नंबर पे है, तो उषा 1 नंबर पे होगी। तो अंतिम उपन्यास किसने लिखा था? तो अंतिम उपन्यास लिखा था श्रेया ने। अगला क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो शब्दों के दिए गए जोड़े द्वारा साझा किया जा रहा है। ट्रेन से करते हैं यात्रा, गोला होता है वृत्त गलत, विचार होते हैं सपना, भोजन नूडल्स, पेन से करते हैं काम लिखने का, यानी कि ऑप्शन डी। अगला है 50 नंबर। कह रहे दिए गए क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये क्या होगा? 9 दूनी 18, 18 सतह 26। तीनों को 18 सतह 126, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 25 30 8 240, यानी ऑप्शन ए होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि ईमानदारी ये गुण के अंदर आता है और केला अलग चीज है, यानी ये नहीं, ऑप्शन सी। अगला है एक निश्चित भाषा में BAYWATCH बेवाच को ZYWUYRAF लिखते हैं। अच्छा, जेड से बी कितना ज्यादा है? +1 या +2 कह सकते हैं। जेड, ए और बी, तो सब जगह YZA +2 करेंगे, WXY +2 करेंगे, U भी W प्लस का 2 करेंगे, मतलब हर जगह +2 किया हुआ है। तो EFRON को कैसे लिखेंगे? तो ई से -2 या फिर +2 करके ई लाना है, तो क्या होगा? CDEF डी, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें वही संबंध है जो जोड़े द्वारा। किंगफिशर एक पक्षी है, तो सेब एक फल है, ठंडा गरम वसा शरीर फर बिल्ली, ये सरा नहीं होगा, ये होगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक अलग है, उसका चयन करें। टमाटर फल में आता है, क्रिकेट खेल में आता है, एडिडास एक ब्रांड है, अखरोट बादाम को कहा जाता है, जो कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अखरोट और बादाम दोनों अलग चीज है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो एफ से जे, एफ के बाद क्या आता है? GHI प्लस का 4 किया हुआ है, तो जे आएगा। जे में जे KL KLM प्लस का 3 किया हुआ है। अगला है M, NOPQ प्लस का 4 किया हुआ है। Q से T, RST प्लस का 3 किया हुआ है, तो अगला क्या होगा? प्लस का 4 करेंगे, तो TUWX, जो कि होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे x होगा, प्लस का 4 करेंगे तो। अगला क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। चलिए, 2 3 3 5 5 7 7 से 11 अभाज्य संख्या है, तो अगला 11 से 13 होगा। चलिए, 13 दो गो में है, बाकी में नहीं है। अगला है ACFJO, ABCCDEF, FGHIJ, KLMN, तो अगला 5 प्लस करेंगे, तो ओ PQRST, टी के बाद यू जो आएगा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए।
अगला है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। एफ से जे, एफ से जी एच आई, जे अगर 4 प्लस करते हैं तो जे आता है। जे से 4 प्लस करेंगे तो एन आएगा। क्यू से 4 प्लस करेंगे तो यू आएगा। तो एन से 4 प्लस करेंगे तो क्यू आएगा, जो कि होगा बी। अगला 55। कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये होगा सबसे पहले बीच वाले को 4 से 5, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 और इस वाले 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 आना चाहिए। तब 14 अगर आएगा तो 14 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 आएगा। तो 14 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। अगला है 56। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले वेन आरेख का चयन करें। नीला पानी तारा। नीला एक रंग है, पानी अलग चीज है, तारा अलग चीज है, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से गणितीय प्रतीकों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो इसे क्रमिक रूप से खाली बक्सों में रखने पर एक संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पे तो पहले स्थान पे भाग होगा जो कि बी में नहीं है और डी में नहीं है। ठीक है, भाग। तो 57 डिवाइडेड बाई 3 गुना 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 15 प्लस 25। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो ये आएगा 19 गुना 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 40। इस साइड को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। और इधर भी कितना आएगा, 19 दूनी 38, 38 और 2 40। तो दोनों साइड 40 40 इक्वल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, सी नहीं होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है 4 शब्द हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। शिक्षक, प्रधानाचार्य, इंजीनियर और डॉक्टर। 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों में से शिक्षक किसी संस्था का पार्ट होता है, इंजीनियर किसी संस्था का इंडिविजुअल पार्ट होता है, डॉक्टर किसी संस्था का पार्ट होता है, बट प्रधानाचार्य जो है वो संस्था का मैनेजमेंट देखता है, यानी कि प्रमुख होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो, ऑप्शन बी जो है वो विषम है। अगला 59। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। पिलर्स, कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक। अच्छा, कृंतक, रदनक और अग्रच्वर्णक ये तीनों दांत के प्रकार हैं। और फिलर्स को जब, फिलर्स क्या है, ये दांत में भरने वाले पदार्थ हैं। फिलर्स क्या होते हैं, दांत में भरने वाले पदार्थ, यानी कि विषम कौन होगा, विषम होगा फिलर्स, ऑप्शन ए। चलिए, अगला पार्ट जो होगा वो हमारा जनरल नॉलेज का होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि सिपाही सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1857 में। 1857 के क्रांति को ही पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1757 यहाँ पे हुआ था प्लासी का युद्ध, जो कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला है ओईसीडी। ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ओईसीडी का मुख्यालय है पेरिस में। जिनीवा जो है वो WHO
और WTO का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC जो है वो विश्व बैंक, और एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का मुख्यालय है टोक्यो। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सिंग वाले गैंडा के लिए। बाघ बाघ कहाँ पाए जाते हैं। बाघ आपका पाया जाता है रणथंभौर में, फिर ये पाया जाता है बांधवगढ़ में, फिर ये आपका पाया जाता है पेंच में, फिर ये पाया जाता है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क में। शेर शेर आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। थार थार जो है वो एक रेगिस्तान है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी एक सिंग वाला गेंडा। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। येलेना सेरोवा। येलेना सेरोवा रूसी अंतरिक्ष यात्री थी। ये पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, अंतरिक्ष में गई थी, जो कि 2014 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई थी। अगला है वैलेंटीना योगर्चेवा। ये नहीं होगा। यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो थे ये पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। इनके यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ये सोवियत संघ के आदमी थे और इनका अंतरिक्ष यान जो था वो ये था वोस्टोक 1। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि गए थे अपोलो 11 मिशन से। मिशन का नाम क्या था, अपोलो 11। अगला क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये कहा जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP को। क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट ये काम आता है आपका मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेता है। डीएनए। डीएनए जो है आपका, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगला है आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीएनए कोशिका के नाभिक में स्थित होता है जिसका काम है गुणसूत्रों का निर्माण करना। ठीक है। और आरएनए जो है वो प्रोटीन्स, ये गुणसूत्रों का निर्माण कौन करता है, डीएनए करता है। और आरएनए जो है वो आपका करता है प्रोटीन संश्लेषण में पार्ट लेता है। तो ये लिख सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 65 अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि इसके बाद भारत पर एक राज सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा शासन किया जाएगा। यह था 1857 की क्रांति के जस्ट बाद 1858 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 67 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान गैस जो है वो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में पार्ट लेता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा था। अ पैसेज टू इंडिया लिखा था EM फॉस्टर ने। अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा था, EM फॉस्टर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 69 भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। ऑप्शन सी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 70। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, एनजीटी की स्थापना आपका किया गया था 2010 में, जो कि ऑप्शन डी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। ईएसएस एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ता को उद्यम डेटा में बदलने की अनुमति देता है। ईएसएस का फुल फॉर्म क्या है? ईएसएस का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, यानी ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। अगला क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि पानी और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों को नीचे बैठने को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण नहीं कहा जाएगा। वाष्पीकरण जो है वो लिक्विड को गैस में चेंज करता है, ठीक है, जिसमें लिक्विड गर्म होकर भाप बन जाता है। निस्तारण। निस्तारण जो है वो जब वो होता है ना, अवसादन होता है, अवसादन के माध्यम से जब ऊपर का जो लिक्विड जम जाए, ठीक है, और उसको धीरे धीरे जो छान के हम ऊपर से निकाल लेते हैं, वो होता है निस्तारण। छानना यह भी नहीं होगा। तो पानी और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को नीचे बैठने को कहा जाएगा और साधन, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? अच्छा, धुरी शक्ति और मित्र शक्ति दो थे। तो जर्मनी जो है ये धुरी शक्ति में था और ये बाकी तीनों मित्र शक्ति के पार्ट थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला यांगची। यांगची जो है यह चीन की सबसे लंबी नदी है शायद, यांगची। हाँ, यांगची जो है वो चीन की सबसे लंबी नदी है और एशिया की भी सबसे लंबी नदी होगी। चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। अमेजन जो है, अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और गंगा भारत की एक प्रमुख नदी है। तो ऑप्शन, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। भूमि पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भूमि पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजल जलप्रपात, ठीक है। अगला है जो कि है ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। भारत ने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? पोखरण वाला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था 18 मई 1974 को। इसका नाम था स्माइली बुद्धा, ठीक है। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रपति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं करता है, बच गया प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का पूर्ण शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किशोर श्रेणी के लिए सही है? अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किशोर श्रेणी में 35,000 से 7.5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जो कि है ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति है? विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति जो है वो होता है रेडवुड, जो कि है ऑप्शन सी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक ब्रिटिश थे जो कि जॉन मेनार्ड किन्स थे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अच्छा, हैरोल्ड और डोमार। हैरोल्ड डोमार भारत के पहले पंचवर्षीय योजना में इनका मॉडल यूज किया गया था। तो हैरोल्ड डोमार मॉडल कब यूज किया गया था? पहले पंचवर्षीय योजना में।
अगला है क्वेश्चन नंबर 82। वह युद्ध जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया वह कौन सा था? यह था पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच? बाबर और लोधी के बीच। चंदेरी, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 1528 ईस्वी में हुआ था। 1528 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। चौसा, चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। खानवा, खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था। ये बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 83। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 326। ये जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है वो चुनाव में वोट देने के अधिकारी हैं। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 326। अगला है 329 ए। ठीक है, ये चुनाव में अदालतों के हस्तक्षेप को रोकता है। तो ये भी चुनाव से संबंधित है। चुनाव में अदालतों के हस्तक्षेप से संबंधित है। अच्छा, 327 ये भी चुनाव से संबंधित है, जो कि विधानमंडलों के विधानमंडल चुनाव में संसद की शक्ति को लेकर है। ये होगा विधान मंडल चुनाव में संसद की शक्ति से रिलेटेड है। 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने से इनकार करने पर या शामिल करने पर रोक लगाता है। ठीक है, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने और ना करने दोनों पर रोक लगाता है। चलिए, कह रहा है कि हाइडेस्पेस का युद्ध किसने जीता था? क्वेश्चन नंबर 84। ये जीता था अलेक्जेंडर ने, जो कि हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। बाबर बहुत सारे युद्ध लड़ा था। 1526, 27, 28 तीनों लड़ा था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा, 1528 में आपका ये मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था। कौन सा युद्ध था? चंदेरी का युद्ध था। चलिए, अशोक कलिंग युद्ध के लिए फेमस है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 25, ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड है। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 35 में कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है संसद को। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 86। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। एंटोमोफिली परागन किसकी सहायता से होता है? तो एंटोमोफिली परागन जो है वो कीट की सहायता से होता है। ठीक है, जानवर से जो होता है उसको जूफिली परागन कहते हैं। पानी की सहायता से जो होगा उसको हाइड्रोफिली कहेंगे, हाइड्रोफिली परागन कहेंगे। और जो हवा की सहायता से होगा वो एनिमोफिली परागन होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 88। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को क्या कहा जाता है? फ्लक्स एक पदार्थ है जिसका उपयोग धातु निष्कर्षण में अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है।
दूसरा खनिज, ये सही उत्तर है। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 89। हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, हवा महल किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल कहाँ है? वो है राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, हवा महल कहाँ है? जयपुर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 90। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? ये किया था विजय केलकर, राजा जे चलैया, रघुराम राजन। तो ये थे जो अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था, वो थे राजा जे चलैया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 91। भारत का एकमात्र राज्य है जहां संगाई हिरण पाया जाता है। संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मणिपुर में। मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है? मध्य प्रदेश फेमस है। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। मणिपुर का स्टेट एनिमल है आपका संगाई हिरण। असम का स्टेट एनिमल है एक सिंग वाला गैंडा। और केरल का स्टेट एनिमल है हाथी। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? अच्छा, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। महात्मा गांधी ने हिंदवी स्वराज लिखा था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इंडियन स्ट्रगल नहीं लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला हमारा सेक्शन है वो जो करंट अफेयर का होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है कि मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये थे नरेंद्र मोदी और प्रविंद कुमार जुगनाथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। अप्रैल 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? तो ये हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड है। एचएनएल महारत्न कंपनी नहीं है, बाकी ये तीनों महारत्न है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वयं ड्रोन सिस्टम मिला है? तो ये होगा भारत। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। 2025 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यह होंगे ज्ञानेश कुमार। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष यक्कल खिताब किसने जीता था? ये यानिक सिनर ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसे 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? ये निहोन हिंडकायो एक संगठन है जापान का, उसको दिया गया। अगला है 99। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? यह होगा 12 फेल। अगला है 100। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन किया जाएगा? ये होगा भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू।